हाँ जी भाई क्लास। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम मेरी आवाज़ आ रही है बच्चा सबको? गुड इवनिंग सर। आ रही आवाज। हम शुरू कर रहे हैं हमारा केमिस्ट्री में अगला टॉपिक, जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा टेढ़ा सा चैप्टर है, तो इसलिए ध्यान से सुनना समझना। इसका कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपको तब आएगी जब आप फिजिक्स में भी थर्मोडायनामिक्स पढ़ लोगे। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को स्टडी करते हैं और उनका एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन पढ़ते हैं कि कैसे वो एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं और कितना अमाउंट एनर्जी का हमें मिलता है या हमारा कंज्यूम होता है। राइट। थर्मोडायनेमिक्स की दुनिया में हमने इसको यूनिवर्स को लेकर दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, एक सिस्टम और एक सराउंडिंग। सिस्टम का कॉन्सेप्ट ये होता है, ये यूनिवर्स का वो पार्ट है जिसको हम ऑब्जर्व या स्टडी करते हैं, है ना। तो सिस्टम इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स जो हम स्टडी करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं। इसके अलावा मतलब अपने सिस्टम को छोड़ दो, उसके अलावा हर चीज जो है वो हमारी सराउंडिंग में आती है। मतलब सिस्टम हमारा जो भी है, एक्सपेरिमेंट हमारा जो भी है, उसको छोड़ने के बाद जितना भी रिमेनिंग पोर्शन होता है यूनिवर्स का, वो सराउंडिंग्स में कंसिडर किया जाता है। मतलब अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊं तो देयर इज नो बाउंड्री टू द सराउंडिंग। मतलब मैंने आपसे, अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझें, तो मैंने आपसे ये पूछा कि बेटा मैंने अपने रूम के अंदर पानी को बॉईल किया, बताओ इसमें अमेरिका में क्या प्रभाव पड़ा। तो बेटा मेरे रूम के अंदर पानी बॉईल होता है तो उसमें अमेरिका को कोई प्रभाव प्रैक्टिकली नहीं पड़ता, पर असलियत में अगर प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा हो, एनर्जी यूज या कंज्यूम या रिलेशन थोड़ा ज्यादा हो, तो अमेरिका को भी अफेक्ट होगा ही होगा। वो तो एनर्जी इन्वॉल्व कम है इसलिए अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर एनर्जी इन्वॉल्व अगर बहुत ज्यादा होगी तो सराउंडिंग्स जो है वो उन पे असर पड़ता है। तो देन हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम कौन से होते हैं हमारे। वो होता है ओपन सिस्टम, जिसके अंदर आप मैटर और एनर्जी दोनों को एक्सचेंज कर सकते हो। जैसे गर्म पानी या गर्म चाय या गर्म दूध या गर्म कॉफी एक ओपन फ्लास्क के अंदर, क्योंकि आप उस फ्लास्क के अंदर और ज्यादा पानी ऐड कर सकते हो, निकाल सकते हो, उसको हीट दे सकते हो या उससे हीट निकाल सकते हो, दोनों एक्सचेंज की जा सकती है। दूसरा होता है क्लोज सिस्टम, मतलब सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है पर मैटर एक्सचेंज नहीं होता। जैसे गर्म पानी इन अ स्टेनलेस फ्लास्क, है ना। तो आपने क्या कर दिया, आपने उसके ऊपर क्या लगा दिया, एक कवर लगा दिया, एक सॉसर रख दिया। तो सॉसर आपके पास एक कप है, उस कप के ऊपर आपने एक सॉसर रख दिया। अब इस सॉसर से आप इसके अंदर पानी ऐड नहीं कर सकते, पर हीट तो हम कर सकते हैं। तो एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है पर मैटर का एक्सचेंज नहीं होता। तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम, इसके अंदर ना तो आप एनर्जी ना ही मैटर एक्सचेंज कर सकते हो। ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जो परफेक्टली आइसोलेटेड हो। पर अगर हम एग्जांपल लें तो गर्म पानी इन अ कॉल्ड थर्मोफ्लास्क, जो आपके वो आते हैं ना, इंसुलेशन वाटर बॉटल्स आती हैं या थर्मो फ्लास्क आते हैं जिसमें पिकनिक पे ले जाते हैं, चाय गर्म की गर्म रहती है,
तो वो एक छोटा सा एग्जाम्पल हो गया थर्मोफ्लास्क, जिसके अंदर चीज गर्म है तो गर्म रहेगी, ठंडी है तो ठंडी रहेगी। उसे कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। देन हमारे पास आता है स्टेट ऑफ अ सिस्टम या फिर स्टेट वेरिएबल्स। ये वो मेजरेबल कंडीशंस होती हैं जो किसी भी सिस्टम के स्टेट को बताती हैं। जैसे किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, उसकी वॉल्यूम कितनी है। एंड अगर इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी चेंज हो गई तो सिस्टम नए स्टेट में आ जाता है। और ये ऐसा होता है, 0 डिग्री पे आपको आइस मिलती है, पर 2 डिग्री पे आपको वाटर मिलेगा, तो देखो टेम्परेचर चेंज हो गया, तो मतलब सिस्टम का स्टेट जो है बेटा वो भी चेंज हो गया। देन आता है स्टेट फंक्शंस। ये फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनकी वैल्यूज डिपेंड करती है अपॉन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ बाय विच द स्टेट इज ऑब्टेन्ड। सर क्या मतलब? बेटा इससे पहले हम कहते थे कि बेटा आज आपकी कोचिंग क्लास है 5:45 से 7:15, ठीक है, स्कूल ऑफ साइंस के अंदर। अब भाई मुझे कोई लेना देना नहीं है आप कैसे आ रहे हैं, आप हेलीकॉप्टर से आइए, पैदल आइए, साइकिल से आइए, कार से आइए, बाइक से आइए, स्कूटी से आइए, जैसे मर्जी आइए, जहां मर्जी से आइए, जिस पाथ से आए हैं बेटा मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपने आना कहां पर है? स्कूल ऑफ साइंस के अंदर। इसे कहते हैं स्टेट फंक्शन। ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जो डिपेंड करती है कि कहां पे आपने आना है या कहां पे आप आए हैं या उसकी वैल्यू कितनी है, पर वो पाथ जिस बिहाफ पे आप यहां पर पहुंचे हैं उस पे डिपेंड नहीं करती। ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेज पर डिपेंड करती हैं एंड पाथ पे डिपेंड नहीं करती। अब इनके एग्जांपल्स क्या है? वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, ये तो हमने पहले भी पढ़े हुए हैं। अब मैंने कहा कि बेटा टेम्परेचर बढ़ा दो, आप ऐसा करो इसका टेम्परेचर 10 डिग्री से 20 डिग्री कर दो। सर कैसे करना है? मुझे क्या करना, कैसे करना है आपने करना है बस। तो आई एम नॉट कंसर्न कैसे कर रहे हो आप, आई एम कंसर्न कि सिर्फ 10 डिग्री से कितना करना है, 20 डिग्री। इनिशियल और फाइनल से ही मुझे लेना देना है। मैंने कहा कि बेटा इसका प्रेशर कम कर दो। सर कितना कम करना है? 5 atm से 2 atm कर दो। सर कैसे करें? मुझे क्या लेना देना आप कैसे कर रहे हो, मुझे सिर्फ 5 atm से 2 atm चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। देन कुछ टर्म्स है थर्मोडायनेमिक्स की जो हम इस साल पढ़ेंगे, जैसे इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इंथैल्पी क्या होती है, एंट्रोपी क्या होती है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। देन हम बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज किसी सिस्टम की। ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो मैटर के बल्क बिहेवियर से आती हैं, मतलब उसके अमाउंट से आती हैं, और इसको हमने 2 फॉर्म्स में डिवाइड किया है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये वो प्रॉपर्टी होती है जो क्वांटिटी पे डिपेंड करती है मैटर के। सर जैसे मास कम है ज्यादा है, वॉल्यूम कम है ज्यादा है, सरफेस एरिया कम है ज्यादा है, इंटरनल एनर्जी ये हम पढ़ेंगे, इंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, हीट कैपेसिटी अब कोर्स में नहीं है इस साल। दूसरी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ये इंडिपेंडेंट होती है क्वांटिटी ऑफ मैटर पे, पर डिपेंड करती है उसके नेचर पे। टेम्परेचर, बेटा 1 kg का भी वही टेम्परेचर हो सकता है, 10 kg का भी वही टेम्परेचर हो सकता है। हमने क्या लेना देना कि अमाउंट कितना है, हमें तो सिर्फ ये लेना देना है कि भाई टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है गैस का, देन विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वेपर प्रेशर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब डिपेंड करती है मटेरियल क्या है, मटेरियल कितना है उस पे डिपेंड नहीं करती।
आई होप आप लोगों को समझ में आया जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं अभी तक। ये डेफिनेशंस को हम पढ़ेंगे समझेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं? जब कोई सिस्टम बदलाव शो करता है इनिशियल से फाइनल, तो एक प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस कौन कौन से हो सकते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। कहते हैं इस टाइप ऑफ प्रोसेस के अंदर हीट या तो आपको सप्लाई करनी पड़ेगी या फिर रिमूव करनी पड़ेगी, ताकि आप टेम्परेचर को क्या रख सको, कांस्टेंट रख सको। एडियाबैटिक प्रोसेस, ये भी वो प्रोसेस है जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, लेकिन सर कैसे? लेकिन आप हीट इसके अंदर एक्सचेंज नहीं कर सकते जो आप आइसोथर्मल में कर सकते हैं। इसके अंदर आप हीट को एक्सचेंज नहीं कर सकते। आपको अंदर ही अंदर टेम्परेचर को क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। आप हीट को एक्सचेंज नहीं करेंगे सराउंडिंग में। आइसोबारिक प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट हो। आइसोकोरिक प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट हो। रिवर्सिबल प्रोसेस, कहते हैं ये वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर अगर आप कोई चेंज लेकर आते हो तो प्रोसेस को आप क्या कर सकते हो? रिवर्स एट एनी इंस्टेंट। ये प्रोसीड करता है बहुत ही स्लो स्टेप्स के अंदर, सीरीज की इक्वी के अंदर, एंड ऐसे सिस्टम और सराउंडिंग के अंदर आप हमेशा इक्वी अटेन करते हो नियर बाय पे। अब इक्वी क्या होता है, जरा बेटा मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये बेटा एस्केलेटर है और ये है आप। आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं और एस्केलेटर नीचे की तरफ आ रहा है, और दोनों की स्पीड क्या है? बराबर। तो मूवमेंट या प्रोसेस दोनों हो रहे हैं। बट नेट चेंज क्या है? इज जीरो। एक मॉल में जब आप किसी एस्केलेटर से ऊपर जाते हैं तो जितनी स्पीड से एस्केलेटर ऊपर जाता है उतनी स्पीड से अगर आप नीचे आते हैं तो प्रोसेस दोनों हो रहे हैं, बट दोनों की स्पीड बराबर है। इसलिए 5 मिनट के बाद या 1 घंटे के बाद भी आप बेटा उसी पोजीशन पर रहते हैं। इसको कहते हैं इक्वी। इसको क्या कहते हैं बेटा? इक्वी प्रोसेस कहते हैं। जब दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो है वो क्या हो? बराबर हो। तो हम यही पढ़ रहे हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेसेस जो होते हैं बेटा उसमें रिएक्टेंट होता है, और रिएक्टेंट जो होता है वो हमको बेटा क्या देता है? प्रोडक्ट। लेकिन आप किसी भी समय प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं बाय ब्रिंगिंग अ स्मॉल चेंज। एक छोटा सा चेंज
प्रोसेस को बेटा क्या कर सकता है, रिवर्स कर सकता है। इसे कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, कहते हैं इट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स, जो बेटा क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है। सर ये ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, ये किसी भी प्रोसेस को फॉरवर्ड ले जाता है। अपोजिंग फोर्स क्या होता है, ये किसी भी प्रोसेस को बैकवर्ड ले जाता है। सर एक एग्जाम्पल देना ड्राइविंग फोर्स का। आपके स्कूल में एग्जाम है, आपने कहा कि पापा एक बुक बाय करनी है, तो आपके मन में एक जोश होगा जिसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस, जो आपको ड्राइव करेगा पापा के पास जाने के लिए और उनको बोलने के लिए कि भाई हमको पैसे दो, हमने बुक खरीदनी है। लेकिन आपके स्कूल में एग्जाम्स आर गोइंग and you want to go to a birthday party, मन से आवाज आएगी, डोंट आस्क मम्मी पापा। ये मन रोकेगा आपको। इसे बेटा क्या कहते हैं, अपोजिंग फोर्स। तो अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हमें पता है कि भाई ये चीज हमारे लिए बड़ी जरूरी है, तो हम फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाके वो काम करते हैं। उसे कहते हैं ड्राइविंग फोर्स, क्योंकि वो सही है। लेकिन जब भी हम कोई गलत काम कर रहे होते हैं तो बेटा मन में हमेशा आवाज आती है, बेटा मत कर, पंगे मत ले, फंस जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। उसे कहते हैं बेटा अपोजिंग फोर्स। एक रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स के बीच में, एक रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर जो डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है, वेरी स्मॉल। किसी भी स्टेज पर इक्वी के आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अगर आप इसको करने बैठोगे सारी उम्र लग जाएगी, ये खत्म नहीं होगा। और ये सिर्फ इमेजिनरी प्रोसेसेस होते हैं, एक्चुअली में हम इनको कैरी नहीं कर सकते। लेकिन इनके अंदर जो वर्क ऑब्टेन्ड होता है, जो मेहनत हमको मिलती है, वो बेटा सबसे ज्यादा होती है। पर प्रैक्टिकली इसको कैरी करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये होते हैं बेटा रिवर्सिबल प्रोसेसेस। ऐसी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस भी होती हैं और रिवर्सिबल प्रोसेसेस भी होते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या होते हैं बेटा? ये वो प्रोसेसेस होते हैं जो कैनॉट बी कैरिड आउट इनफाइनाइटेसिमली स्लोली, पर एकदम से रैपिडली। और इसके अंदर डिफरेंस ड्राइविंग और अपोजिंग फोर्स का काफी ज्यादा होता है। इक्वी एग्जिस्ट कर भी सकता है बट आफ्टर कंप्लीशन, और ये एक गिना चुना टाइम लेता है खत्म होने के लिए। और इसके अंदर वर्क ऑब्टेन इज नॉट मैक्सिमम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये है कि इसके अंदर वर्क जो हमको मिलना चाहिए वो मैक्सिमम नहीं होता। मतलब हमारी एनर्जी क्या होती है, वेस्ट होती है इसके अंदर।
और हमारी मजबूरी है कि हम इरिवर्सिबल प्रोसेस कैरी नहीं कर सकते। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरनल एनर्जी या फिर इंटरनल एनर्जी चेंज। पढ़ने से पहले किसी ने बेटा कुछ पूछना है? मैं ही बोली जा रहा हूं काफी देर तक। सर कोई? हाँ जी सर, ये प्रोसेसेस किस चीज के हैं? बेटा, ये नेचर के प्रोसेसेस जो हम पढ़ रहे हैं, नेचर में कौन कौन से टाइप के प्रोसेसेस होते हैं। कोई कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है, कोई कांस्टेंट प्रेशर पर होता है, कोई कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है, कोई रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, कोई इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो ये सब हम पढ़ रहे हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स हमको बताती है कि हमारे आसपास किस किस टाइप के प्रोसेसेस होते हैं या हो सकते हैं। ओके सर। नेक्स्ट जो बेटा हमारा आता है टॉपिक, वो है पहली थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी, जिसका नाम है इंटरनल एनर्जी। बेटा जिस दिन, मैं आपको बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेके बता रहा हूं, जिस दिन आप या हम बॉर्न हुए थे, उस दिन हमारे पास एक मिनिमम एनर्जी थी, जिसे हम कहते हैं इनिशियल इंटरनल एनर्जी। ये मिनिमम एनर्जी लेके कोई एग्जिस्ट कर सकता है। कोई बोले कि भाई मेरे पास एनर्जी जीरो है, तो वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। हर चीज जो नेचर में एग्जिस्ट करती है बेटा, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, उसको कुछ ना कुछ मिनिमम एनर्जी चाहिए एग्जिस्ट करने के लिए। इस मिनिमम एनर्जी को हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। नेचर ने हमको ये एनर्जी दी है एग्जिस्ट करने के लिए, बट it cannot be measured। लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि आज तक हमारे पास कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं आया जिसकी मदद से हम इस एनर्जी को क्या कर सके, मेजर कर सके, और ना ही कभी कर पाएंगे, क्योंकि नेचर से हम मुकाबला नहीं कर सकते। बट हाँ, हम अपनी इंटरनल एनर्जी चेंज मतलब डेल्टा यू कैलकुलेट कर सकते हैं। हम अपनी मिनिमम एनर्जी, बेटा इसको हम इनहेरिट एनर्जी भी कहते हैं, जो हमें नेचर ने अपनी दान में दी है। इनहेरिट एनर्जी किसी भी ऑर्गेनिज्म को एग्जिस्ट करने के लिए। अब बेटा मेरी अलग होगी, जिस दिन मैं बॉर्न हुआ था मेरी इंटरनल एनर्जी अलग हुई थी, आपकी अलग होगी, उसकी अलग होगी, सबकी अलग अलग है। तो जब एक इनहेरिट एनर्जी सबकी अलग अलग है, तो बेटा क्या फायदा उसको सबके लिए निकाल के? कोई फायदा नहीं है। लेकिन एनर्जी चेंज हम जरूर निकाल सकते हैं। सर हम एनर्जी चेंज कैसे निकालते हैं, जरा देखो। आपके पास कुछ एनर्जी थी, मुझे नहीं पता क्या थी। मैंने आपको सुबह उठे, मैंने आपको 3 आलू के पराठे खिलाए, आपके पास एनर्जी आ गई 10 जूल की। मैंने आपको क्या खिलाए? 3 आलू के पराठे, जिनसे आपके पास 10 जूल की एनर्जी आ गई। फिर मैंने आपको बोला भागो, और आप भागना शुरू करें। आपने 4 जूल की एनर्जी भागने में वेस्ट करा दी। ये वाली एनर्जी आपके पास फूड से आई, ये वाली एनर्जी आपके पास रनिंग से चली गई।
इन सबको ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाती है, फाइनल इंटरनल एनर्जी। तो बेटा फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी कितना हो गया, 10 माइनस 4, इसे कहते हैं इंटरनल एनर्जी चेंज। जो बेटा पॉजिटिव में आया, इसका मतलब है अब आपके पास 6 जूल एक्स्ट्रा इंटरनल एनर्जी है। अब कल जब आप उठोगे तो आपकी एक्स्ट्रा इंटरनल एनर्जी कितनी हो गई, 6 जूल हो गई। तो एवरी डे आपकी इंटरनल एनर्जी, एवरी डे व्हेन वी गेट अप, हमारी इंटरनल एनर्जी बदलती रहती है। और पैदा होने से लेके आगे की लाइफ तक ये इंटरनल एनर्जी हर बार बदलती रहती है, बदलती रहती है, बदलती रहती है, बदलती रहती है और बदलती रहेगी। तो इंटरनल एनर्जी बेटा क्या होता है, कहते हैं हर सब्सटेंस पोजेस करता है एक डेफिनेट क्वांटिटी एनर्जी का, जो डिपेंड करती है बड़े सारे फैक्टर्स के ऊपर, जैसे वो किस चीज का बना हुआ है, उसका टेम्परेचर कितना है, उसका प्रेशर कितना है। इन सब को आप इनहेरिट या इंट्रिंसिक एनर्जी भी कहते हो, जो एक स्टेट फंक्शन है। मतलब कैसे आया उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, कितना हो गया या रह गया हमारा उससे कंसर्न है। हमारा इनिशियल और फाइनल से कंसर्न है, चेंज कैसे हुआ उससे बेटा हमारा कोई भी कंसर्न नहीं है। कहता है ये सम होता है ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का, जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स में स्टोर होती है, जैसे ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी। अब मैं आपको बताता हूं कि ट्रांसलेशनल एनर्जी का बेटा मतलब क्या होता है। ये एक मॉलिक्यूल है जो ऐसा है, इसे कहते हैं, अगर वो ऐसे मूव कर रहा है इसे कहते हैं ट्रांसलेशनल एनर्जी। दूसरा आता है रोटेशनल एनर्जी, अगर ये मॉलिक्यूल ऐसे 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 रोटेट कर रहा है इसे कहते हैं रोटेशनल एनर्जी। तीसरा होता है वाइब्रेशनल एनर्जी, ये मॉलिक्यूल जो है वो क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, इसे कहते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी। और आखिरी होता है रोटेशनल, ट्रांसलेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी, सबका मिक्सचर। रोटेट भी कर रहा है, मूव भी कर रहा है, वाइब्रेट भी कर रहा है, ये होते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो ऐसे मूव, वाइब्रेट और रोटेट करते हैं। इन सारी एनर्जीज का सम जो होता है बेटा उसे कहते हैं इंटरनल एनर्जी। हमारी बॉडी में बड़े सारे एटम्स हैं जो मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जो मिलकर बायोमॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जो ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। इन सब पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ऑर्गन्स की एनर्जी मिलाकर एक ऑर्गेनिज्म की क्या बनती है बेटा, इंटरनल एनर्जी बनती है। किस ऑर्गेनिज्म की या नॉन लिविंग की वो एनर्जी कितनी है हमें कुछ नहीं पता, ना ही हम निकाल सकते हैं। पर हाँ, हमारे पास ऐसे डिवाइस हैं जो ये मेजर कर सकते हैं कि जब आपने सुबह खाना खाया तो कितना खाना खाया, और स्कूल में आप कितना खेले, कितनी एनर्जी आपने एग्जॉस्ट करी, हम वो निकाल सकते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस बेटा, एक मेरी बात याद रखना, सब मेरी बात सुन रहे हैं ना बच्चों? यस सर। हाँ, मेरी बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, याद रखना। मम्मी पापा हमको खाना क्यों देते हैं? कि बेटा खाना खा लो और उसके बाद आराम से टीवी देखना। ये लो बेटा, टीवी देखते देखते थक गए होगे, अब बेटा खाना खा लो, लंच टाइम हो गया, और उसके बाद आराम से टीवी देखना। फिर रात को बेटा, ओहो अब तो आप थक गए होगे बेटा टीवी देख देख के, ये लो खाना खा लो और उसके बाद फिर रात को आप आराम से टीवी देखना।
इसलिए मम्मी पापा खाना देते हैं हमको? नो सर। नो फिर किस लिए देते हैं? पढ़ने के लिए। हम्म पढ़ने के लिए। बेटा हमारी डेली एक्टिविटीज जो है, फिजिकल वर्क जो है, उनको कंप्लीट करने के लिए। समझ में आया क्लास? तो आपको जो एनर्जी मिल रही है, मतलब आप एक तरह की मशीन है, क्योंकि फूड से आपको एनर्जी मिलती है, आप काम करते हैं, आपकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है, आपको फिर एनर्जी चाहिए। तो यू पीपल, वी पीपल, ऑल आर मशीन्स, बिकॉज वी कंज्यूम एनर्जी, वी डू सम वर्क एंड वी एग्जॉस्ट एनर्जी। कभी कभार क्या होता है कि हम एनर्जी ज्यादा कर लेते हैं, काम करते नहीं है, तो उस केस में एनर्जी हमारी बॉडी में ऐड ऑन हो जाती है। कभी कभार हम खाना कम खाते हैं, एनर्जी कम कंज्यूम करते हैं, पर हम काम बहुत ज्यादा करते हैं, तो हमारी एनर्जी और ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है। उस दिन वी फील वेरी टायर्ड, वी फील ऑलमोस्ट एग्जॉस्टेड, ऐसा लगता है कि हम बेहोश होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि बेटा आपने इतनी एनर्जी कंज्यूम नहीं करी जितनी आपने एनर्जी जो है वो वर्क पे लगा दी है। क्यों? क्योंकि हर इंसान का काम करने का एक बैरियर है, किसी का ये है, किसी का ये है। लेकिन अगर कोई इंसान काम करते 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 अपने एनर्जी के बैरियर से कम हो जाएगा, सो दैट पर्सन विल फील एग्जॉस्टेड। ठीक है? जब आपको भगवान न करे किसी को बुखार होता है, तो बॉडी का सारा इम्यून सिस्टम काम कर रहा होता है उस जगह पे जहां पे दुश्मन वायरस या बैक्टीरिया एंटर कर चुका है, उससे लड़ाई करने के लिए। एंड जैसे वो लड़ाई शुरू होती है, lot of energy gets consumed and you feel very tired। उस केस में लोग ये भी कहते हैं कि बेटा खाना खाओ। वो इसलिए कहते हैं ताकि आपको और ज्यादा एनर्जी मिल जाए, तभी तो आपका इम्यून सिस्टम फाइट करेगा उसके साथ। और वो कहते हैं कि बेटा हल्का खाना खाओ, लाइट फूड खाओ। उसके पीछे भी रीजन ये होता है क्योंकि वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, एनर्जी प्रोडक्शन फास्ट हो जाता है। अगर आप हैवी खाना खा लोगे, उसका डाइजेशन स्लो हो जाएगा, जो एनर्जी रिलीज बहुत देर बाद करता है। समझ में आया बेटा? तो इंट्रिंसिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, हमारी बॉडी या किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं, उन सब की एनर्जी का सम करके आता है, जिसे हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी कहते हैं। ठीक है बेटा? एटम्स एक दूसरे के आगे पीछे या मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेट करते हैं, रोटेट करते हैं, मूव करते हैं। इन सारी एनर्जीज का सम मिलाकर बेटा किसी मॉलिक्यूल की क्या बनती है? इंटरनल एनर्जी बनती है। और आई रिपीट अगेन, किस मॉलिक्यूल की ये इंटरनल एनर्जी या किस मटेरियल की ये इंटरनल एनर्जी कितनी है, हम नहीं निकाल सकते। कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं बना जिससे हमें पता चल सके। लेकिन हम आपकी एनर्जी में बदलाव निकाल सकते हैं। आपने गैजेट्स पहने होंगे ना, एप्पल वॉच आ गई है, कौन कौन सी वॉचेस आ गई हैं जो मेजर करती रहती हैं आपने कितना बर्न किया कैलोरी। बेटा कैलोरी बर्न करने का मतलब होता है एनर्जी एग्जॉस्ट करना। एनर्जी का यूनिट होता है कैलोरी। तो जब कोई एक्सरसाइज करता है तो बेटा वो कैलोरी बर्न करता है, मतलब वो एनर्जी बर्न करता है। कहते हैं इंटरनल
एनर्जी चेंज एज अ स्टेट फंक्शन। कहते हैं इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी, क्योंकि इसकी क्वांटिटीज की जो जरूरत है वो हम मेजर ही नहीं कर सकते, बट इंस्टेड हम कैलकुलेट कर सकते हैं इंटरनल एनर्जी चेंज, वो हम जरूर निकाल सकते हैं। जैसे बेटा एक प्रोसेस हुआ जिसने हमें ए से क्या दे दिया, बी, तो बेटा डेल्टा यू क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी चेंज क्या हो जाएगा, यू बी माइनस यू ए, मतलब इंटरनल एनर्जी फाइनल माइनस इंटरनल एनर्जी इनिशियल, हम ये जरूर निकाल सकते हैं। या फिर इंटरनल एनर्जी चेंज क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी प्रोडक्ट की माइनस इंटरनल एनर्जी रिएक्टेंट की। इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू यूपी माइनस यू आर, जो अगर नेगेटिव आया तो इसका मतलब है कि इंटरनल एनर्जी रिएक्टेंट की पहले ज्यादा थी, या इंटरनल एनर्जी फाइनल कम है और इनिशियल ज्यादा है। और अगर ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आई तो इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी प्रोडक्ट की ज्यादा है, मतलब इंटरनल एनर्जी फाइनल जो है वो ज्यादा आई है, इनिशियल जो है वो क्या है, कम। तो साइन से हमें पता चल जाता है कि इंटरनल एनर्जी कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है। कहते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कब चेंज होती है, जब हीट आप सिस्टम को दो या सिस्टम से निकाल लो, जब आप मेहनत करो सिस्टम के ऊपर या सिस्टम आपके ऊपर मेहनत करे, और तीसरा जब मैटर एंटर या लीव करता है सिस्टम को। वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप सिस्टम को हीट दे भी सकते हो, सिस्टम से हीट ले भी सकते हो, इंटरनल एनर्जी उसकी बदल जाएगी। सिस्टम के ऊपर काम करो या सिस्टम से काम करवाओ, इंटरनल एनर्जी बदल जाएगी। और मैटर सिस्टम के अंदर एंटर करता है या सिस्टम से बाहर आता है, इंटरनल एनर्जी बदल जाएगी। सर हम एनर्जी कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर? कहते हैं दो तरीके होते हैं एनर्जी को ट्रांसफर करने के बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। वो है या तो हीट दे दो या हीट ले लो, ये हो गया एक, बाय हीट पासिंग इन या पासिंग आउट ऑफ द सिस्टम। और दूसरा होता है मेहनत या वर्क सिस्टम के ऊपर करके या सिस्टम से करवा के। तो ये दो तरीके होते हैं जिससे आप किसी भी सिस्टम की के अंदर एक्सचेंज कर सकते हैं, किसका, एनर्जी का। वेरी इंपॉर्टेंट, अब सुन लो ध्यान से। हीट, बेटा थर्मोडायनेमिक्स में हीट को हम छोटे क्यू से लिखते हैं। जब एनर्जी इज एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग ड्यू टू हीट, एज हीट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम, एंड इट इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। ये देखो बेटा, आपके पास एक हॉट बॉडी है, आपके पास एक कोल्ड बॉडी है, इन दोनों को आपने साथ साथ रखा तो बेटा क्या ऑब्जर्व करोगे हीट के मामले में? दोनों नॉर्मल हो जाते हैं एक्सपेरिमेंट हो जाएगा बेटा अपने आप, आई रिपीट, अपने आप हीट जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड की तरफ फ्लो करेगी। अपने आप, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। हालांकि उल्टा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा कि हीट कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ जा रही है। हमेशा ये बेटा मेरे पास अभी 5 मिनट पहले एक गरम चाय का कप आया था, 5 मिनट के अंदर अंदर ये गरम चाय का कप क्या हो जाएगा,
ठंडा। ठंडा। और अपने आप हो रहा है, मैं नहीं कर रहा इसको, क्योंकि ये नेचर का उसूल है, नेचर का ये वे है कि हीट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी एंड हीट विल नेवर फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। तो सर तो जो कोल्ड सर जो कोल्ड वाली होगी सर वो भी थोड़ी सी हॉट रहेगी ना? वो भी थोड़ी सी हॉट हो जाएगी। ओके सर। इसका टेम्परेचर क्या है बेटा? T1। T1 ज्यादा टेम्परेचर है T2 से, हीट फ्लो करना शुरू करेगा और तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक T1 T2 के बराबर नहीं आ जाएगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक हीट अपने आप फ्लो करती रहेगी, करती रहेगी, करती रहेगी। इस वजह से गर्म चीज ठंडी हो जाती है और ठंडी चीज बाहर लाने पर थोड़ी सी क्या हो जाती है बेटा? गर्म हो जाती है। बेटा लेटेंट हीट का काम सिर्फ स्टेट को चेंज करने में होता है, वो टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं होता। हमारे पास एक सवाल आया है, सर लेटेंट हीट का क्या काम होता है? लेटेंट हीट बेटा सिर्फ स्टेट चेंज करने के काम आती है। करने बेटा लेटेंट हीट को कभी भी टेम्परेचर से रिलेट मत करना, पहली चीज। दूसरी चीज, लेटेंट हीट को कभी भी टेम्परेचर से रिलेट मत करना। बेटा छोटी क्लास में पढ़ा था, हीट दो टाइप की होती है। पहली जो टेम्परेचर चेंज करती है, दूसरी जो क्या करती है? चेंज स्टेट चेंज। स्टेट चेंज करने वाली को हम लेटेंट हीट कहते हैं और टेम्परेचर चेंज करने वाली हीट को हम सिंपली हीट कहते हैं। तो ये सृष्टि का, दुनिया का, यूनिवर्स का नियम है कि अगर दो गर्म बॉडी और कोल्ड बॉडी आपस में पास आएंगी, गर्म बॉडी से हीट ट्रांसफर होके कोल्ड बॉडी के ऊपर जाएगी अपने आप, और तब तक जाएगी जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि गर्म बॉडी ठंडी हो जाए और ठंडी बॉडी गर्म हो जाए और उल्टा टेम्परेचर डिफरेंस हो जाए। नो, ये हीट तब तक ही फ्लो करती रहेगी जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। और ये नेचर का रूल है, लॉ है बेटा, हम इसको नहीं बदल सकते। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हो रहा कि हीट एनर्जी कोल्ड बॉडी से गर्म बॉडी पे जाए। कहते हैं ये हीट फ्लो का जो प्रोसेस है ये तब तक कंटिन्यू चलता रहता है टिल द टाइम टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम और सराउंडिंग जो है वो इक्वल ना हो जाए। इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी चेंज किसके बराबर हो गया बेटा? कितनी हीट दी है आपने उसके बराबर हो जाएगा। ज्यादा हीट दोगे तो चेंज ज्यादा बड़ा आएगा, कम हीट दोगे तो चेंज छोटा आएगा। अगर Q पॉजिटिव है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मतलब है आप हीट सिस्टम के अंदर ऐड कर रहे हो। लेकिन अगर सिस्टम हीट दे रहा है तो उसकी हीट कम होगी, इसलिए Q क्या आ जाएगा बेटा? नेगेटिव आ जाएगा। तो ये साइन का ध्यान रखना है कि कौन सी चीज पॉजिटिव और कौन सी चीज नेगेटिव है। ऐसे ही बेटा वर्क होता है, मेहनत होती है। मेहनत कैसे होती है बेटा? वर्क तभी होता है जब परफॉर्मेंस में आप फोर्स अप्लाई करते हो जिसकी वजह से बेटा क्या हो? डिस्प्लेसमेंट हो। मैं इस बोर्ड को, ये रहा बोर्ड, मैं इस बोर्ड को इस
दीवार को बेटा क्या कर रहा हूं, धक्का लगा रहा हूं। मैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन धक्का लगाता रहूंगा, फोर्स लगाता जा रहा हूं, पर मेरी मेहनत, वर्क डन बेटा क्या है, 0। क्योंकि जब तक बेटा डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तब तक वर्क डन जो है बेटा वो क्या होगा, 0। आप रेलवे स्टेशन जा रहे थे, रेलवे स्टेशन के ऊपर वहां पर एक कुली आ गया, उसने कहा लाइए मैं आपका सामान जो है वो उठा के ले चलता हूं। उस कुली ने क्या किया, आपका सारा सामान सर पे रख दिया और ऐसे चलने लगा 2 किलोमीटर स्ट्रेट चलने लगा। उसने बोला कि मेरे पैसे दे दो, तो आप उसको मना कर देना, आपके तो पैसे बनते ही नहीं। सर क्यों? क्योंकि आपने तो काम ही नहीं किया। क्योंकि फोर्स तो लग रहा है पर हाइट तो फिक्स्ड है ना, डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, उसने काम ही नहीं किया। उसकी एनर्जी लग रही है लेकिन वर्क नहीं किया उसने। आप दीवार को धक्का दे रहे थे, आप पसीने पसीने हो गए, पर आपने मेहनत नहीं करी। क्यों? क्योंकि बेटा दीवार हिली नहीं। जब तक कोई चीज डिस्प्लेस नहीं होगी तब तक कोई भी मेहनत नहीं होगी, और मेहनत के तो हम पैसे दे रहे हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना बेटा कि जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो बेटा फोर्स अप्लाइड बेशक बहुत ज्यादा हो, वर्क डन क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो बेटा वर्क डन कैसे निकालते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। 2 टाइप के हमने वर्क किए हैं साइंस के अंदर। एक होता है इलेक्ट्रिकल वर्क। आप देख सकते हैं हमारे रूम के अंदर 10-15 ऐसी चीजें हैं जो बिजली से काम करती हैं। फैन, एसी, बल्ब, ट्यूबलाइट, माइक्रोवेव, मिक्सी, अवन, फ्रिज, टेलीविजन, इलेक्ट्रिक मोटर, ये सब क्या है बेटा, ये हमारे से बिजली लेती हैं, इलेक्ट्रिसिटी लेती हैं और हमारे लिए काम करती हैं। इसलिए बेटा ये कौन सा वर्क हो गया, इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया। एग्जैक्टली क्लास। और दूसरा जो बेटा वर्क होता है वो होता है मैकेनिकल वर्क। ये मेहनत वाला वर्क होता है। इस सामान को उठा के नीचे से ऊपर छत के ऊपर रख दो, इस सामान को ऊपर से उतार के नीचे ले आओ, इस सामान को यहां से शिफ्ट करके वहां ले जाओ। बेटा ये मेहनत वाला वर्क है, ये आपका फिजिकल एक्टिविटी लगती है। लेकिन हम सिर्फ साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस में हमारे पास मैटर के 3 स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। तो हम क्या करते हैं, हम गैसेस से काम कराना प्रेफर करते हैं। सर कैसे? बेटा आप देख लो, आपका जो इंजन है कार का, स्कूटर का, बाइक का, एरोप्लेन का, शिप का और क्या कहते हैं ट्रेन का, ये सारे इंजन जो है बेटा किस पे डिपेंडेंट है, फ्यूल पे डिपेंडेंट है। अब वो फ्यूल या तो गैसेस है या फिर लिक्विड है। लिक्विड है वो भी बर्न करके गैसेस देगा, गैसियस फ्यूल है वो भी बर्न करके गैसेस देंगी। ये गैसेस क्या करती हैं, प्रेशर एक्सर्ट करती हैं किसके ऊपर, पिस्टन के ऊपर। पिस्टन मूव करता है, आपको एक जगह से कहां ले जाता है, दूसरी जगह। इसे कहते हैं मैकेनिकल वर्क। आगे बढ़ने से पहले जरा बेटा मुझे ये बताओ कि किसी को मैकेनिकल वर्क या इलेक्ट्रिकल वर्क में कोई दिक्कत परेशानी? बेटा जो मैं पढ़ा रहा हूं समझ में आ रहा है आप लोगों को बेटा, कि मैं सिर्फ हवा में बातें करता जा रहा हूं? सर आ रहे हैं सर क्लियर है।
ये चैप्टर बेटा काफी इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। इस चैप्टर की सारे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग होगी जो मैं साथ साथ ही अपलोड कर दूंगा। इसको साथ साथ ही पढ़ते रहना क्योंकि ये चैप्टर बड़ा टेढ़ा सा चैप्टर है, राइट। तो आज ही लेक्चर खत्म होके आज ही आपके साथ शेयर हो जाएगा। कोई भी चीज मिस आउट हुई होगी तो आप उसको रीडू कर लेना, गो थ्रू कर लेना। कोई भी इसमें कट पेस्ट नहीं होगा, ये सिर्फ रेगुलर चलता रहेगा। तो बेटा अब मेहनत करने के भी बेटा हमारे पास दो तरीके हो गए हैं, क्योंकि ये जस्टिफाइड तरीके हम ऐसे ही मेहनत करते हैं। एक हो गया इलेक्ट्रिकल वर्क। अब सर हर चीज इलेक्ट्रिकल क्यों बनती जा रही है? बेटा इसमें ना वेस्ट ऑफ एनर्जी बड़ा कम होता है। आई रिपीट, इलेक्ट्रिकल वर्क में एनर्जी का वेस्ट बड़ा कम होता है, इसलिए बेटा हम इलेक्ट्रिकल वर्क पे ज्यादा डिपेंडेंट है। और दूसरा जो होता है बेटा वो होता है मैकेनिकल वर्क। अब आप देख लो ना, आपके घर के अंदर भी हर चीज जो है वो इलेक्ट्रिकल होगी। पहले गैस स्टोव होती थी, गैस बर्न करो फ्यूल बर्न होगा। अब हमारे पास हॉट प्लेट्स आ गई हैं, इंडक्शन चूल्हा आ गए हैं, तो वो भी इलेक्ट्रिकल ही है। तो इलेक्ट्रिकल से क्या होता है कि वेस्ट ऑफ एनर्जी जो है वो रिड्यूस हो जाता है, पर मैकेनिकल से गैस स्टोव से एनर्जी का वेस्ट काफी ज्यादा होता है। और बेटा दूसरा जो है हमारे पास आता है मैकेनिकल वर्क। अब मैकेनिकल वर्क में होता है मेहनत लगती है, धक्का लगता है, फोर्स लगता है, एरिया लगता है, प्रेशर लगता है। उसमें भी ये फोर्स प्रेशर एरिया हमने सॉलिड लिक्विड गैसेस में से लिक्विड के लिए हटा दिया, सॉलिड्स के लिए हटा दिया। हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? गैसेस के लिए, क्योंकि हमने स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर पढ़ा है। और गैसेस क्या एग्जर्ट करती हैं? प्रेशर। प्रेशर कैसे आता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। इसलिए हमने इस मैकेनिकल वर्क को, अगर आप स्लाइड में देखो तो बेटा हमने क्या नाम दे दिया? प्रेशर वॉल्यूम वर्क। क्या नाम दिया हमने इसको? प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अब देखो बेटा प्रेशर वॉल्यूम वर्क कैसे है। ये देखो बेटा एक छोटा सा हमने कंटेनर लिया, इसके अंदर बेटा ये गैस है। इस गैस के पार्टिकल्स आप देख सकते हैं। ये एक पिस्टन है जो ऊपर नीचे मूव करता रहता है, ठीक है। अब अगर बाहर प्रेशर लग रहा है उसको बेटा हम कहते हैं एक्सटर्नल प्रेशर, और गैस जो प्रेशर अंदर से लगाती है उसको बेटा हम क्या कहते हैं? इंटरनल प्रेशर। अगर बेटा इंटरनल प्रेशर ज्यादा होगा एक्सटर्नल प्रेशर से तो बेटा गैस एक्सपैंड करती है। गैसेस क्या करती हैं बेटा? एक्सपैंड, जिससे वॉल्यूम जो है बेटा क्या करती है? इंक्रीज, मतलब फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगी इनिशियल वॉल्यूम से। और अगर बेटा इंटरनल प्रेशर गैस का कम है और एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है तो बेशक बेटा गैस जो है वो क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट, जिससे वॉल्यूम पहले से कम हो जाती है, मतलब फाइनल वॉल्यूम कम होगी एज कंपेयर टू इनिशियल वॉल्यूम। अब बेटा वर्क मैंने क्या बोला है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को बेटा हम क्या लिखते हैं? एस। लेकिन प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, या फिर फोर्स क्या हो गया? प्रेशर इनटू एरिया। ये वाली वैल्यू मैंने यहां रख दी फोर्स के साथ, तो ये क्या हो जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। और एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट बेटा क्या हो गया? वॉल्यूम। तो वर्क डन मैंने किसके इक्वेट कर दिया बेटा? प्रेशर और वॉल्यूम के इक्वेट कर दिया। इसलिए मैकेनिकल वर्क को बेटा हम क्या कह रहे हैं? प्रेशर वॉल्यूम वर्क। इसलिए मैकेनिकल वर्क को बेटा हम क्या कहते हैं? प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो देखो बेटा वॉल्यूम चेंज क्या आएगी? लेंथ इनटू एरिया। तो वॉल्यूम चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, मतलब लेंथ इनटू एरिया।
तो वर्क डन किस में कंसिडर किया जाएगा बेटा? आपका जो वर्क डन होता है वो डिपेंड करता है कि बेटा एक्सटर्नल प्रेशर कितना है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर 0 है अगर एक्सटर्नल प्रेशर 0 है तो बेटा वर्क डन भी क्या हो जाएगा? 0। सर कैसे? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। बेटा मैंने कहा कि भाई नितिन सर का हैप्पी बर्थडे है तो बलून फुलाओ, इन्फ्लेट करो, गुब्बारा फुलाओ हैप्पी बर्थडे वाला। आप लोगों ने गुब्बारा लिया, किया और बलून को इन्फ्लेट कर दिया। मैंने कहा वाह, कितनी मेहनत करी आपने बलून को इन्फ्लेट करने में। लेकिन मैंने कहा चलो आओ मून पे चलते हैं, चांद पे चलते हैं और चांद पे नितिन सर का हैप्पी बर्थडे बनाते हैं। हम मून पे आ गए और हमने कहा कि बलून फुलाओ, इन्फ्लेट करो। आपने खुशी में 2 बलून इन्फ्लेट कर दिए। लेकिन बेटा मेरे हिसाब से या साइंस के हिसाब से आपने कितनी मेहनत करी है? 0। सर क्यों? कोई मुझे बता सकता है क्यों? सर प्रेशर नहीं है सर, बलून पे एग्जॉस्ट हो जाती है। क्योंकि बेटा मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है, एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, इसलिए कोई मेहनत नहीं की गई। आया लॉजिक समझ में? मेहनत तभी होगी जब आप किसी चीज के अगेंस्ट कोई काम करते हो। आपका पेन, पेंसिल, रबर टेबल से नीचे गिर गया, आपने उसको नीचे से उठा के ऊपर रखा, वेरी गुड, बहुत मेहनत करी आपने। लेकिन अगर आप यही स्पेस में करेंगे, एक चीज को खींच के इधर ले आएंगे, तो मेहनत आपकी 0 है, क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती। तो अर्थ पे आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें ज्यादातर केसेस में मेहनत लगती है, क्योंकि वो किसी चीज के अगेंस्ट होता है। लेकिन अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट नहीं है तो कोई मेहनत नहीं है। इसीलिए जो बेटा वर्क डन मैं यहां पे लिख रहा हूं वो क्या है बेटा? एक्सटर्नल प्रेशर कितना है इनटू वॉल्यूम कितनी है। और अगर, अब ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्क इज डन बाय सिस्टम, अगर सिस्टम काम कर रहा है ये मेहनत नेगेटिव होगी, -P। अगर वर्क इज डन ऑन सिस्टम तो बेटा ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। बट यूजुअली हम आपको खाना देते हैं, है ना? मम्मी पापा आपको खाना खिलाते हैं, क्यों? ताकि आप क्या कर सको? काम कर सको, क्योंकि आप सिस्टम हो। इस मोबाइल को मैं चार्ज कर रहा हूं, क्यों? इसको मैं इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहा हूं, क्यों दे रहा हूं? ताकि ये मेरे लिए काम कर सके। अगर ये मेरे से एनर्जी ले लेगा और बाद में चलेगा ही नहीं तो ये बेटा मेरे लिए किसी काम का नहीं है, मैं उसको उठा के बाहर फेंक दूंगा। और मम्मी पापा को तभी गुस्सा आता है जब वो आपको इतना बढ़िया खाना खिलाते हैं, हर चीज आपकी डिमांड पूरी करते हैं, आपको हर चीज देते हैं और आप कोई काम नहीं करते। नेचर में ऐसी चीज के लिए कोई जगह नहीं है। तो सिस्टम का काम क्या होता है? एनर्जी लो
और काम करो। इसीलिए सिस्टम के लिए हमेशा हीट ऐड होती है और वर्क डन उसका क्या होता है, नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रिक मोटर को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं ताकि वो पानी को नीचे से ऊपर भेज सके। या तो आपसे करवाते वो, या तो ये काम वो आपसे करवाते, आप पानी भरते और फिर ऊपर जाके टैंकी में डाल देते, आपकी मेहनत ज्यादा लगती। दिमाग लगाया, इलेक्ट्रिक मोटर बना दो डिवाइस जो एक ही बटन पे अपने आप पानी को विद इन 1 आवर पूरा टैंकी को भर देती है। क्यों? क्योंकि वो हमसे एनर्जी लेती है, हमारे लिए काम करती है। आपके आसपास जितने भी डिवाइसेस हैं वो सब हमसे एनर्जी लेते हैं, हमारे लिए काम करते हैं। अगर कोई ऐसा डिवाइस है जो हमसे एनर्जी ले रहा है और हमारे लिए काम नहीं कर रहा तो वो डिवाइस बेकार है, उठा के बाहर फेंक देना, पहली चीज। दूसरी चीज, कोई ऐसा डिवाइस जो हमसे एनर्जी ले और हम ही से काम भी करवाए, मतलब आपको मम्मी पापा खाना दे रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं और आप मम्मी पापा को बोलते हो मम्मी पापा पैर दबा दो मेरे, मतलब खाना भी सप्लाई करें और वो ही मेहनत करें आपके ऊपर। लॉजिक समझ में आ रहा है बेटा? लॉजिक ये है कि आपको वो खाना भी दे रहे हैं, आपको एनर्जी भी दे रहे हैं और फिर आप उनसे कह रहे हो कि मेरे पैर भी दबा दो, रोज मेरे पैर दबाया करो। ऐसा डिवाइस हमें नहीं चाहिए, ऐसा डिवाइस कोई बनाएगा भी नहीं। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट क्या है कि डिवाइस वो बनाओ जो हमसे एनर्जी ले, हमारे लिए काम करे। लेकिन जितने भी डिवाइस हमने बनाए हैं आज तक वो हमसे एनर्जी ज्यादा लेते हैं पर वो काम कम करते हैं क्योंकि उनकी एफिशिएंसी की प्रॉब्लम है, क्योंकि एनर्जी का वेस्ट होता है। ये जस्टिफाइड है अभी तक फिलहाल, हालांकि नहीं होना चाहिए। तो आप खाना ज्यादा खाते हो पर काम आप उसका 10% भी नहीं करते। मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज, मतलब मैं कोई पर्सनली नहीं कह रहा बट मैं जनरली बता रहा हूं लॉजिक क्या है। तो इलेक्ट्रिक मोटर भी बिजली कंज्यूम ज्यादा करती है पर काम उतनी हिसाब से नहीं करती। टीवी भी हमसे एनर्जी ज्यादा लेता है, काम उस हिसाब से नहीं करता। मोबाइल भी हमसे ज्यादा एनर्जी लेता है, काम उस हिसाब से नहीं करता। सबके काम करने की एफिशिएंसी कम होती है बेटा, कोई भी 100% एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर सकता। मम्मा यू डोंट वरी अबाउट नेक्स्ट एग्जाम्स, आई विल गिव माय 100% फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन। ऐसे बच्चों से दूर रहे जो साइंस को पागल बनाने के चक्कर में है। नो वन कैन गिव his or her 100%. It is not practically possible. And any human being can give only maximum 30 to 40% of its efficiency. क्योंकि किसी भी इंसान का दिमाग ही सिर्फ सात भी नहीं कह रहा, 5 से 6% काम करता है। अगर दिमाग 5 से 6% काम करता है तो हम कैसे ये सोच लें कि कोई इंसान 100% एफिशिएंसी के साथ काम करेगा? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। दिमाग की भी एफिशिएंसी है। आइंस्टाइन के दिमाग की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा थी, 9 से 10% के आसपास। जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है उसकी एफिशिएंसी जो होती है वो 5 से 6% के आसपास होती है, और जो मेरे जैसा नालायक होता है उसकी एफिशिएंसी जो 3 से 4% होती है। ब्रेन तो दिमाग की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं? क्या चीज इससे बढ़ा सकते हैं उसको एफिशिएंसी? किसकी? ब्रेन की? यस सर। नहीं बेटा, किसी भी कीमत पे नहीं बना सकते। ये जितनी भी चीजें बिकती हैं जो आप कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स, आई एम अ कॉम्प्लान बॉय, आई एम अ कॉम्प्लान गर्ल, और ये आपके दिमाग को ऐसे कर देगा, ये दिमाग को आपके वैसे कर देगा, नो वेज। सर 5% का 5.001% हो जाएगा बस, मतलब अदरवाइज नहीं कर सकते बेटा। डिसाइडेड ही है, है मतलब डिसाइडेड है कि मतलब इसमें इतना ही होगा।
हाँ जी बेटा, ये डिसाइडेड ही है, ये रेंज होती है और इससे ज्यादा नहीं होती। और आइंस्टाइन का दिमाग की भी इसलिए है क्योंकि उसके बॉडी में डिफेक्ट था, उसके ब्रेन के हेड में डिफेक्ट था, वो भी डिफेक्ट की वजह से था। उनकी उनकी ब्रेन का जो एक हाइपोथैलेमस लोब था वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा था, जिससे उनके थिंकिंग एंड रीजनिंग स्किल्स बड़े ज्यादा हाई थे, बाकियों के कम होते हैं। हाँ जी सर जो सतयुग वाले टाइम पे सर जो ऋषि मुनि होते थे सर, उनकी उनकी ज्यादा होती थी सर, क्या चीज? सर एफिशिएंसी ब्रेन की। एक्चुअली में बेटा देखो, अगर असली में कहें तो होता क्या है कि वो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कुछ मेडिसिन लेते थे। उसमें क्या होता था कि आप मतलब आपका दिमाग जो होता है वो सिर्फ एक तरफ ही काम करता है। देयर आर सर्टेन हर्ब्स, ठीक है, मेडिसिन हर्ब्स, ये हर्ब्स ही कहलाती हैं, जिनकी एफिशिएंसी जो होती है वो क्या होती है कि वो आपको एक ही काम में सुन कर देते हैं। मतलब आप एक ही चीज करते रहेंगे, आप बार बार एक ही चीज को रिपीट करते रहेंगे। इफ यू आर टॉकिंग टू मी एंड आई एम कीप ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन, तो ये क्या है? तो जब उन्होंने ध्यान लगाना होता था, जब उन्होंने पूजा पाठ करनी होती थी, जब उन्होंने दुनिया से दूर होना होता था, तो वो हर्ब लेते थे। उस हर्ब से देयर माइंड इज ओनली कॉन्सेंट्रेटेड टू वन साइड, नथिंग एल्स। ओके सर। जैसे इसको हम हिंदी में ओपियम कहते हैं, ओपियम को इंग्लिश में ओपियम कहते हैं, हिंदी में उसको कहते हैं भांग, जड़ी बूटी। तो जितने भी ऋषि मुनि हैं, शिव जी हैं, तो ये ऐसे ही लेते थे एंड तपस्या करते रहते थे, करते रहते थे, करते रहते थे। तो ये आपके माइंड में बड़ी सारी बेटा नर्व्स होती हैं, ये आधे से ज्यादा नर्व सेल्स को डेड कर देती हैं। तो सिग्नल सेंडिंग कैपेसिटी सिर्फ कुछ में रह जाती है, और उस सिग्नल सेंडिंग कैपेसिटी में क्या होता है कि सिर्फ वही चीज बार बार जाती रहती है, बाकी से इंफॉर्मेशन आनी बंद हो जाती है। आया लॉजिक समझ में? यस। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो ब्रेन के अंदर बड़ी सारी नर्व सेल्स होते हैं जो बड़े सारे सिग्नल एट ए टाइम भेजते हैं। जैसे आप रूम में बैठे हो तो रूम में आपको 10 चीजें सुनाई दे रही हैं, कहीं फैन चल रहा होगा, कहीं बाहर से किसी की आवाज आ रही होगी, कोई गाड़ी जा रही होगी, किचन में कोई काम हो रहा होगा, इधर से कोई काम हो रहा होगा। क्यों हो रहा है ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप सारे सिग्नल रिसीव कर रहे हो, सारे नर्व सेल्स काम कर रहे हैं, सारे नर्व सेल्स सिग्नल जो है वो आपके दिमाग में भेज रहे हैं। इट्स गुड। लेकिन जब आपने कोई एक काम करना है, अब आप ये नहीं कर सकते कि मैं ऐसा करूं कि बाहर से गाड़ी जाए और मुझे आवाज ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। आप वो योगा करके आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने योगा किया, मैंने ध्यान किया, मेरे कंसंट्रेशन पावर जो है वो इंक्रीज हो गई, ऐसा नहीं होता। वो कोई मेडिसिन लेने से होता है जिनकी मैं बात कर रहा हूं। उनसे क्या होता है कि सिग्नल सेंडिंग कैपेसिटी, इंसान की एफिशिएंसी कम हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ ही सिग्नल्स उनको रिसीव होते हैं, इसलिए वो वही काम ज्यादातर करते रहते हैं। उनका ध्यान दूसरी चीजों में नहीं जाता, इस वजह से नहीं जाता। अब जब हम सोते हैं, आप बाहर से कोई चीजों की, कभी कभार क्या होता है कि आपके आसपास से लोग आ जा रहे होते हैं, आवाज कर रहे, तो आपको नहीं सुनाई देता है ना, होता है ना ऐसे। यस सर। When you are sleeping, आपको कभी कभार नहीं पता लगता कि घर की बेल बजी है, कोई अंकल आ गए, आंटी आ गई, सुबह ये हुआ, उसने वो चीखा चिल्लाया, आवाज नहीं आई। क्यों? क्योंकि जब हम स्लीप करते हैं तो हमारी बॉडी इज एट रेस्ट। 50% ऑफ द बॉडी का काम जो होता है वो कम हो जाता है, बंद हो जाता है, वो अपने आप ही स्लीपिंग के टाइम में रिड्यूस कर देती है। जब जैसी ब्रेन रिड्यूस करती है तो आपको वो आवाज नहीं सुनाई देती। अभी आप जागे हुए हो, मैं आपकी कान के पास आके ऐसे करूं
आपको नहीं सुनाई देगा। ओह सॉरी, आपको सुनाई देगा क्योंकि आप जागे हुए हो, क्योंकि आपकी रिसीव करने की कैपेसिटी जो है वो सही है। लेकिन जब आप सो जाओगे, मैं आपके कान के आके इतना छोटा सा आवाज करूंगा, आपको नहीं सुनाई देगा, क्योंकि सिग्नल सेंडिंग कैपेसिटी ड्यूरिंग स्लीप रिड्यूस हो जाती है, इसलिए हमको कुछ पता नहीं लगता। तो वो एक तरह से नींद में चले जाते हैं, हाफ स्लीप में चले जाते हैं। ये होता है कॉन्सेप्ट। बट खैर एनीवेज, तो वर्क डन इन टर्म्स ऑफ गैसेस तभी होता है जब गैसेस जो है वो कंटेनर के अंदर प्रेशर एक्सर्ट करेंगी और क्या करेंगी, एक्सपैंड। लेकिन एक्सपैंड करने के लिए बाहर एक्सटर्नल प्रेशर अगर है तो ही काम हो रहा है। अगर आप किसी गैस को वैक्यूम में एक्सपैंड करा रहे हो तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर वहां पे नहीं होता। इसमें से आपने बेटा कुछ कॉपी करना है तो फटाफट कॉपी कर लो। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि अगर कोई गैस एक्सपैंड करती है तो उसकी फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगी इनिशियल, इसका मतलब है वर्क इज डन बाय सिस्टम, और सिस्टम अगर काम करेगा तो वर्क डन नेगेटिव होगा। अगर गैस कॉन्ट्रैक्ट करती है तो फाइनल वॉल्यूम कम होगी इनिशियल से, इसका मतलब है वर्क इज डन ऑन सिस्टम, जिसके लिए वर्क डन जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पर हम बेटा क्या प्रेफर करते हैं, सिस्टम को एनर्जी देंगे ताकि वो हमारे लिए काम करे। यहाँ पे बेटा ये गैस है, इस गैस की एक इंटरनल एनर्जी है UI। इस UI से उसको हम बेटा क्या देंगे, हीट, जो इसके अंदर क्या हो जाएगी, ऐड। जब UI के अंदर हीट ऐड होगी तो ये इसको ऊपर की तरफ क्या करेगा, एक्सर्ट करेगा प्रेशर, ताकि ये क्या करे, एक्सपैंड, और ये क्या करेगा, वर्क डन। ये सब मिलाकर क्या बन जाती है, फाइनल इंटरनल एनर्जी बन जाती है उस गैस की। वैसे तो डेरिवेशंस कोर्स का पार्ट नहीं होती हमारे, बट यहां पर एक डेरिवेशन है जो 11th में काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। कहते हैं वर्क डन इन आइसोथर्मल, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। नाउ आई होप आपने इंटीग्रेशन कर लिया है। यस सर। तो कहते हैं हम वर्क और इंटरनल प्रेशर को सिस्टम के अंडर रिवर्सिबल कंडीशन रिलेट कर सकते हैं अगर वॉल्यूम चेंज होती है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, या V1 से V2। नाउ कहते हैं लेट अस अंडरस्टैंड वर्क अंडर रिवर्सिबल कंडीशन, ठीक है। और ये जो वर्क है इट इज डन बाय सिस्टम। तो बेटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस प्रेशर एक्सटर्नल इनटू dV। अब अगर वर्क इज डन अंडर रिवर्सिबल कंडीशंस और गैस एक्सपैंड करती है तो बेटा वॉल्यूम इनिशियल से फाइनल में चेंज होगी। तो अगर आप इसके लिए इंटीग्रेशन लगाते हो तो नेगेटिव VI से लेके V2 का इंटीग्रेशन हो गया प्रेशर एक्सटर्नल विच इज इक्वल टू इनटू dV। ये नहीं कर रहे बेटा, मैं आपको यहां पे पूरा डिराइव करा के बता रहा हूं। नाउ इसी के बाद वर्क अंडर रिवर्सिबल कंडीशन, इंटीग्रेशन इनिशियल वॉल्यूम V1 to final volume V2 which is equivalent to internal pressure plus minus change in pressure into dV। बेटा एक्सटर्नल प्रेशर किसके बराबर होता है, इंटरनल प्रेशर के प्लस या फिर माइनस प्रेशर में चेंज। अब अगर कम चेंज हो रहा है तो प्रेशर कम हो जाएगा, अगर ज्यादा बढ़ रहा है तो वो ऐड हो जाएगा। तो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी प्लस माइनस, इट कैन बी एनीथिंग। नाउ
वर्क डन अंडर रिवर्सिबल कंडीशन नेगेटिव इंटीग्रेशन ऑफ V1 V2, ये क्या हो गया बेटा, इंटरनल प्रेशर इंटू dV प्लस माइनस dP इंटू dV। अच्छा एक बात बताओ, लेट्स सपोज dP और dV की वैल्यू 0.1 इंटू 0.1 है, तो जब आप 0.1 इंटू 0.1 करते हो तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई करके कितनी आ जाएगी? सर ऑलमोस्ट 0। 0.1 और कम हो जाती है, तो छोटी वैल्यू इंटू छोटी वैल्यू बिकम्स और छोटा, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, निग्लेक्ट। Therefore, work done under reversible conditions is equal to negative V1 upon V2, तो ये क्या आ गया, इंटरनल इंटू dV। तो dP इंटू dV इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन इंटरनल प्रेशर, याद है बेटा पीछे हमारे पास एक कंटेनर था, इस कंटेनर के अंदर इंटरनल क्या थी, गैस थी, और गैस के लिए इक्वेशन क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT। फॉर आइडियल गैस PV इज इक्वल टू nRT, तो हमारे पास वर्क डन अंडर रिवर्सिबल कंडीशन क्या आ जाएगा, V1 V2, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, N RT अपॉन V इंटू dV। बेटा एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो हमने ऊपर स्पेसिफाई किया है, तो वर्क डन अंडर रिवर्सिबल कंडीशन माइनस nRT, ये तीनों बेटा कांस्टेंट हो गए, इंटीग्रेशन V1 टू V2, ये बेटा क्या आ जाएगा, dV अपॉन V, और जब आप यहां से इंटीग्रेशन का साइन हटाएंगे माइनस nRT, ये कितना आ जाएगा, नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1, और जब आप नेचुरल लॉग से लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा माइनस 2.303 nRT log V2 अपॉन V1। ये आता है आपका रिलेशन बिटवीन वर्क डन अंडर रिवर्सिबल कंडीशन एट आइसोथर्मल टेम्परेचर, ठीक है ना, एंड आइडियल गैस के लिए। अगर आप इसी फॉर्मूले को प्रेशर के लिए बनाते हो तो बेटा यही फॉर्मूला मैं साइड में लिख रहा हूं, प्रेशर से रिलेटेड क्या आ जाएगा, वर्क डन रिवर्सिबल कंडीशन में माइनस 2.303 nRT log P1 अपॉन P2। सर वहां पे V2 अपॉन V1 था, यहां पे P1 अपॉन P2 क्यों हो गया, क्योंकि बॉयल्स लॉ ने बताया था वॉल्यूम एंड प्रेशर दे बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फटाफट ये कॉपी कर लो डेरिवेशन, ये एक इंपॉर्टेंट और अच्छी डेरिवेशन है। सर जो वर्क वाली जो इक्वेशन है सर, उसमें V2 बाय P1 है। ओ सॉरी, मैंने कहा ये V2 बाय V1 है बेटा। तो आज हम इतना ही करेंगे, आप तब तक कॉपी कर लो, जब कॉपी कर लोगे तो यू कैन लीव
क्योंकि आप लोगों की